अपनी जगह से बमुश्किल 7-8 कदम ही हटे होंगे और शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमने गुफ्तगू करते हुए 3 मिनट खर्च किए होंगे। लेकिन मजमा में वापस आए तो करीब आते ही एक लड़के ने हमें मुबारकबाद दी। मुबारक हो, छोटे राजा साहिब गिरफ्तार हो गए। क्या मतलब? मेरी और जीत की जुबान पर बेवक एक ही सवाल आया। कांग्रेस ने इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ये साइकिल स्टाइल किया हुआ पंफलेट तकसीम किया है। लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पंफलेट हमारे हवाले कर दिया। बड़ी जल्दी में छापा है। अजीत ने पहली नज़र डालते ही बाआवाज़ बुलंद कहा। लड़का एक पंफलेट मुझे ही थमा चुका था। कांग्रेस के लेटर हेड पर छोटे राजा साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए दावा किया गया था कि वो जनता पार्टी की इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और अवाम एक मलीज को यहाँ से असेंबली में नहीं जाने देंगे। अजीत पंफलेट पढ़कर मुस्कुराया तो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर भी आ गई। जिस फौज का कमांडर ही मौजूद ना हो वो क्या खाक लड़ेगी, मैंने सोचा, और मुझे अपनी कामयाबी मजीद वाज़ेह नजर आने लगी। झंडा लगी गाड़ी में बैठने का तस्वुर भी इतना खुशकुन था कि मैं इसके तस्वुर में खो जाना चाहता था, लेकिन फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। अभी कुछ इंतजार की ज़रूरत थी। आप शास्त्री जी को रिहा कर दें, मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से मुखातिब होकर कहा। मैंने कभी खुद को बहुत अच्छा मुसलमान नहीं समझा, बल्कि दुरुस्त बात यह थी कि मैं इस्लाम और इस्लाम की तालीमात से कुछ ज़्यादा रोशनास भी नहीं था। लेकिन इस्लाम में जब एक गड़गड़ाता हुआ मुतअस्सिब हिंदू मेरे पैरों पर झुकने के लिए तैयार था, मैंने खुद को एक माफ़ कर देने वाला मुसलमान ही समझा था। इस पोलिंग स्टेशन के बाद के वो चारों पोलिंग स्टेशन जिन पर हम गए थे, वहाँ जीत ने बहुत तेज़ी से फरागत पाई थी। हर बार वही मखसूस फिक्रों का तबादला होता और हम पहले अपने पोलिंग कैंपों फिर पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए आगे रवाना हो जाते। लेकिन एक तब्दीली बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आई थी कि कांग्रेस के कारकुन और मुकामी रहनुमा छोटे साहब की गिरफ्तारी की खबर से खासे दिल गिरफ्तार थे और इसका बराह रास्त असर इनकी कारकर्दगी पर पड़ा था। जबकि इस जादुई पंफलेट ने हमारे कारकुनों के हौसले मजीद बुलंद कर दिए थे। मुझे मौका नहीं मिल सका था कि मैं अजीत से तन्हाई में इस मौजू पर गुफ्तगू करता, क्योंकि पहले पोलिंग स्टेशन से रवाना होते हुए जीत ने सिक्योरिटी सिस्टम को अचानक सख्त कर दिया था और इसने साथ चलने वाले 2 मुहाफिजों को मेरे दाएं बाएं हर वक्त साथ रहने का हुक्म दिया था। कार की ड्राइविंग भी इसने एक शख्स के हवाले कर दी थी और ख़ुद अगली सीट पर बैठ गया था। मैं इसकी कार्रवाई खामोशी से देखता रहा, लेकिन किसी भी कार्रवाई में दखल अंदाजी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा था। अंडे और मुर्गी की इस्तेलाह ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल होने लगी और तब मुझे मालूम हुआ कि अंडे का लफ्ज़ गोलियों के लिए और मुर्गी से मुराद पिस्तौल है। अब यहाँ से मैं आपको रुख्सत कर रहा हूँ, इसने आखिरी पोलिंग स्टेशन से बाहर आते हुए कहा। इस वक्त सिर्फ हम दोनों ही थे, लेकिन मुझे मालूम था कि ये तन्हाई चंद कदमों से ज़्यादा की नहीं। अगले स्टेशन तक तो चलो, वहाँ से वापस आ जाना, मैंने जोर देने वाले अंदाज में कहा। कम अज़ कम मैं नहीं चाहूँगा कि आप एक जीती हुई जंग मेरी और मेरी वजह से शिकस्त में तब्दील हो जाए। हुसैन रज़ा ने मुझे जो टारगेट दिया है, मैं इससे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता। इसके लहजे में इतनी क़तियत थी कि मज़ीद जोर देने का मुझ में हौसला नहीं था। अब तो हमारी कोशिशों में कुदरत भी साथ दे रही है, मैंने मौजू तब्दील करने की गर्ज से कहा। इसमें कुदरत का कोई हाथ नहीं, इसने मेरी बात को समझते हुए कहा। यह सब कुछ रज़ा साहिब की कारस्तानी है और मैं इसकी शक्ल देखने लगा। मैं छोटे राजा साहिब की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये ख्याल करते हुए कि शायद वो किसी और बात का जिक्र कर रहा है, अपनी बात की वजाहत की, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर डटा रहा। मैं भी इसी पंफलेट की बात कर रहा हूँ जिसके ज़रिए गिरफ्तारी की खबर उड़ाई गई है, और मैं एक बार भी हैरतज़दा होकर रह गया। 3 या 4 कदम का फासला रह गया था, इसलिए मैंने वहीं रुक जाना मुनासिब समझा ताकि इससे पहले कि मज़ीद लोग आकर हमारी तन्हाई में मुखल हों, ये मौजू अपने इख्तिताम पर पहुँच जाए। तुम शायद ये बात भूल रहे कि पंफलेट कांग्रेस की जानिब से था और इसके लेटर हेड पर था, और इसमें हमें बल्कि मुझे खुसूसन बहुत बुरे कलिमात से नवाजा गया था। कांग्रेस का लेटर हेड क्या आसमान से छपकर आता है? अजीत के चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। और अगर आपको गालियाँ न दी गई होती तो इस पंफलेट की सदाकत पर यकीन कौन करता? इसकी वजाहत दिल को लगती थी। लेकिन इन्हें तो तकसीम भी कांग्रेस के वर्कर्स ने किया था। मैंने अपना आखिरी एतराज़ करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जिस गाड़ी से इन्हें पंफलेट पहुँचाए गए होंगे इस पर कांग्रेस का निशान और आपके मुखालिफ के बैनर हों, तो कौन इसकी तस्दीक करता है कि पंफलेट लाने वाला कौन था? ये भी मुमकिन है कि इन्हीं के किसी नामी गिरामी वर्कर ने कुछ पैसे लेकर ये काम कर दिया हो। अजीत ने मेरा आखिरी एतराज़ भी रद्द करते हुए कहा, लेकिन ये सब जमहूरी उसूलों के ख़िलाफ़ है, मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मेरे हर एतराज़ का इसके पास माकूल जवाब था। पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करके अपनी पसंद के निशान पर मोहरे लगाना, फायरिंग हंगामे और पोलिंग की रफ्तार को कम या ज़्यादा करने की कोशिश, ये सब कौन से जमहूरी उसूलों के मुताबिक हैं? इसके एतराज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अजीत से रुखसत होकर मैं अपने मुहाफ़िज़ों के साथ रवाना हो गया। मेरे दाएं बाएं जो अफराद बैठे थे वो चेहरे मोहरे से ऐसे नज़र आते थे कि इनमें से किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू की जाती मासिवा इसके के कमर से ऊपर छुरी मारी जाए ताकि कौन सा केस बनता है और कमर से नीचे घाव लगाया जाए तो कौन सी दफ़ा आयद होती है, या फिर ये कि आजकल चोर बाज़ार में किस असले का दाम क्या चल रहा है, अब हमें कहाँ जाना है।
ये तो जानते हो ना। रवाना होने के बाद मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से पूछा, जी शाह साहिब। इसने मुख्तसर जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। मुहाफिजों के जलों में मेरा सफर जारी था और आगे पीछे कारों में लदे हुए मुहाफिज पूरी तरह चौकन्ना थे। अजीत कहता कि ये कुदरत का कमाल नहीं है। खामोशी के वक्फा में मैंने सोचा, यह कुदरत का कमाल नहीं तो और क्या है कि राष्ट्रीय सेवक संघ के मुसल्लह मुहाफिज एक मुसलमान की हिफाजत करने में अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं। कुदरत की इस सितम ज़रीफी को सोचते हुए मुस्कुराने लगा। इतनी अजीब बात थी कि मुसलमानों से और इस्लाम से एलान नफरत का इजहार करने और हिंदुस्तान में होने वाले हर मुस्लिम कश फसादात में दामे दरमे और सुखने शिरकत करने वाले सियासत की चुमुखी में फंसकर एक मुसले की हिफाजत पर मामूर है, जबकि हस्सू कसाई और इसके साथी जिनका दावा है कि वो मुसलमान हैं, मुखालिफ की हर तरह की बकवास के बावजूद इसके साथ हैं। खामोशी के वक्फे में सोचने के अलावा मेरे पास कुछ काम नहीं था, इसलिए एक के बाद एक सोच के हमले होते चले गए। निचली सतह के कारकुन बेचारे तो अपने आदर्शों के लिए जिनका प्रचार इनके लीडर दिन रात करते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं और कभी कभी अपनी जान से भी चले जाते हैं। और देवता की तरह स्थान पर बैठे हुए नेता छोटे छोटे मुफादात के लिए अपना नज़रिया, अपने आदर्श और अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहते हैं। ज़हन की किसी गोशी ने चुपके से सरगोशी की। कितने मासूम हैं ये लोग जो चंद या हज़ार के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। मैंने एक नज़र अपने दाएं में बैठे मुहावसों पर डाली। इन जैसे न जाने कितने मासूम अपने तन मन धन की बाजी लगाते हुए इनके बड़े, जो महज इनकी वजह से बड़े बनते हैं, हर वक्त इनका सौदा इस तरह करने के लिए तैयार रहते हैं कि खुद इन्हें भी इसका इल्म नहीं हो पाता कि ये कब बिके, किसके हाथों बिके और कितने में बिके। इन 1.5-2 महीनों में मेरी नज़रों के सामने लातादाद देवताओं ने लक्ष्मी देवी की कदमों पर सर झुकाया था। मेरी ज़िंदगी के इन मसरूफ़ शब रोज़ ने मुझे ऐसे ऐसे चेहरे बेरहना दिखलाए थे कि दिल्ली में रहने और इनके इंफॉर्मेशन सेंटर में 24 घंटे काम करने वाला तजर्बाकार मदन लाल भी इनसे वाकिफ़ नहीं हो सकता था। इन चंद दिनों में ये बात मुझ पर पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि इक़्तिदार के लिए ये बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी आलाकार बन सकते हैं और दौलत के हुसूल के लिए मजहब, नज़रिए और अपने ज़मीर का सौदा करने में भी कोई आर नहीं था। मिरार जी की वादा खिलाफी ने अगर पहले मरहले पर इनके चेहरे से नकाब उल्टी थी, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के उम्मीदवार को दस्तबरदार करने के सिलसिले में जगजीवन राम का असल चेहरा पूरी तरह सामने आया था। पूरे हिंदुस्तान में जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को जनता पार्टी की इत्तेहादी पार्टी की हैसियत हासिल थी और दोनों के उम्मीदवार मुश्तरका थे। इधर मेरे हल्के में जहां इब्तदा में कोई उम्मीदवार छोटा राजा साहब के मुकाबिल आने को तैयार नहीं था, वहाँ यकायक ये हुआ कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के इस उम्मीदवार ने, जिसके बारे में खुद जगजीवन राम जी का कहना था कि हमने तो इसका फॉर्म सिर्फ इसलिए दाखिल करवाया था कि जनता से मुज़ाकरात की मेज़ पर हम ये कह सकें कि हम फलां नशीद से भी उम्मीदवार नामजद किया था, फिर दस्तबरदार भी करवा दिया। इसी उम्मीदवार ने अचानक जब अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी तो हमारे कान खड़े हुए। रज़ा साहब का रोज़े अव्वल से कहना था कि इसे दस्तबरदार करवाने के सिलसिले में काम तेज़ किया जाए, लेकिन वो किसी न किसी तरह मामले को टाल रहा था। यहाँ तक कि जब शुजा ज़ैदी को इसके पास भेजा गया तो यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर वो रकम का मुतालबा करता है तो इसे भी तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन वो काया शख्स था, इसने अगले रोज़ हमारे हेड ऑफिस में आकर इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि इससे इस तरह बात की गई। बात सिर्फ इतनी है, सिकंदर साहब के हमारे कुछ लोग हैं, इन्हें मुतमिन करना है और बस। इसने जवाब पेश करते हुए कहा था। लेकिन जब इसकी जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज़ की गई तो साथ हमारे इल्म में ये बात भी आई कि इसे छोटा राजा साहब की जानिब से रकम मुहैया की गई है और कांग्रेस का ये बहुत पुराना हरबा है कि वो वोटों की तकसीम के ज़रिए अपना उल्लू सीधा करती है और इस बार भी वही चाहते हैं। हुसैन रज़ा साहब ने पूरी बात सुनने के बाद तबसरा करते हुए कहा था, इतना तो मैं भी जानता था कि कांग्रेस वोटों के लिहाज से कभी भी मुल्क की अक्सरियती जमात नहीं रही थी। जवाहरलाल से इंदिरा गांधी तक इसका पूरे हिंदुस्तान में वोटों का तनासुब 38 से 40% के दरमियान ही रहा था, जबकि मुसलमानों में दीगर अकलियतों ने इसके दावा सेकुलरिज्म पर यकीन करते हुए अपने 90 और 95% वोट तक कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस के जुगादरियों की कामयाबी ये थी कि वो सिर्फ शेर की आमद का शोर मचाकर मुसलमानों के वोट बटोर कर ले जाते थे और दूसरी जानिब पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम कश फसादात इसी रफ्तार से जारी थे। मदन लाल के तवस्सुस से जब जगजीवन राम से रब्ता किया गया तो उन्होंने अपने उम्मीदवार की इस कमीनगी पर नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन वो सिर्फ वादा ही रहा। मजबूरन मुझे रज़ा साहब की हिदायत पर जगजीवन राम की खिदमत में खुद हाजिरी देनी पड़ी थी। इस बार मेरे साथ आने वालों में बंसी लाल भी शामिल था। आखिर वो हरामी कहता क्या है? जगजीवन राम ने मेरी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद एक ऐसा सवाल किया था कि मेरा अपना मुंह नोचने को जी चाहने लगा था। कहता ही कुछ नहीं है, बंसी लाल ने बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक होते हुए कहा। हम इस वक्त जगजीवन राम जी के अपने हलके में मौजूद थे, जहां वो अपनी बेतहाशा मसरूफियात में वक्त निकाल कर 3 दिन के लिए आए थे। इन्हें पूरे हिंदुस्तान में छूत बरादरी का रहनुमा तस्लीम किया जाता था
और वो हर वक्त छूतों के साथ होने वाले मुजालिम पर शाकी भी रहते थे। लेकिन उस रोज़ उन्होंने अपना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा दिखलाया। तुम लोग भी तो अभी यहीं हो ना? उन्होंने कुछ देर सोच में गुम रहने के बाद एक्टिंग करने के बाद कहा, हमें जल्द अज जल्द वापस भी जाना होगा। मैंने दोबारा अपनी अर्ज गुजारी। अच्छा। उन्होंने दोबारा गुम होने से पहले एक बड़ा सा हंकारा भरते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हलके में आऊँ, एक जलसा करूँ और तुम्हारी हमायत का ऐलान करूँ? उन्होंने मेरी बात को दोहराते हुए कहा। जी। मैं और बंसी लाल बेक वक्त बोले, ठीक है भाई, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर वो दोबारा खामोश हो गए और हम उम्मीद बीम की हालत में इनका स्याह बल्कि स्याहतरीन चेहरा देखते रहे। अच्छा, तुम लोग कुछ देर बैठो, मैं भी एक मीटिंग से फारिग होकर आता हूँ, फिर फाइनल बात होती है। इस बार उन्होंने काफ़ी देर सोचने के बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, बाबूलाल। उन्होंने अपने पीछे खड़े हुए एक सेक्टरनुमा शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, मेहमानों का ख्याल रखना, मैं भी आधे घंटे में आता हूँ। उन्होंने हिदायत जारी की और बगैर मजीद कुछ कहे रवाना हो गए। जगजीवन राम जी का वो आधा घंटा तकरीबन 5 घंटों के बाद ख़त्म हुआ, लेकिन इस दौरान में हमारा बाबूलाल से सौदा हो गया था। बाबूलाल ने बड़ी खूबसूरती से हमें ये बात समझाई थी कि जगजीवन राम जी की इंतखाबी मुहिम दरअसल सरमाए की कमी का शिकार हो गई है और हल्के से बाहर जाने की सूरत में इस पर मज़ीद बुरे असरात पड़ने के इम्कानात हैं, क्योंकि बकौल इसके वोटर तो हमारे पास बहुत हैं लेकिन नोट नहीं है और जगजीवन राम जी आजकल फंड्स बढ़ाने में मसरूफ़ हैं ताकि आखिर के दिनों में इन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं और बंसीलाल दोनों इसका मकसद समझ रहे थे, लेकिन ये मेरा शोबा नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा और बंसीलाल ने 5 लाख में सौदा कर लिया। आप कहें तो रकम मैं आपको यहाँ 1 घंटे में पहुँचवा सकता हूँ। बंसीलाल ने बात इस वक्त कही थी जब बाबूलाल ने रकम की वसूलियाबी के लिए इसे कब और किस तरह पहुँचाया जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। बाबूलाल फ़ौरन बोला। फिर एक फ़ोन के साथ ही आधे घंटे के अंदर अंदर रकम का इंतज़ाम हो गया। बंसीलाल ने अपने किसी जाने वाले को फ़ोन किया था और इसका आदमी रकम लेकर पहुंच गया था। रकम पहुंच गई, सौदा हो गया, लेकिन जगजीवन राम जी गायब थे। अपने हल्के से इतनी दूर सूबा बिहार के एक दो दूर दराज इलाके सहसराम में बंसीलाल की पहुंच देखकर मैं और बाबूलाल दोनों हैरतज़दा थे, लेकिन साथ ही मुझे ये ख़तरा भी था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेश की रकम वसूल करने के बाद वो वादे से फिर जाए। बाबूलाल रकम वसूल करके अंदर चला गया और कमरे में हम दोनों ही रह गए तो मैंने अपना खदशा जाहिर किया, शाह साहिब, अगर इन्हें हड्डी नहीं डाली जाती तो हम यहाँ सिर्फ भोंक कर वापस चले जाते और नतीजा कुछ भी नहीं होता। बंसीलाल ने मुझे मसले का दूसरा रुख दिखाते हुए कहा। इस बात का खदशा तो बहरहाल था। मैंने इससे इत्तफाक करते हुए कहा, वैसे फ़िलहाल तो मैं आपके तल्लुकात से मुतासिर हो रहा हूँ कि एक फ़ोन करने पर। मैंने मौजू तब्दील करने की गर्ज से कहा, लेकिन इसके जवाब ने मुझे मज़ीद हैरत में मुब्तला कर दिया। वहाँ से चलने से पहले ही मैं इसका इंतज़ाम करता हुआ चला था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपको तोको थी कि यह सब कुछ होगा। मैंने माथे पर उभरती हुई लकीरों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, एक मुझे ही क्या सबको थी। इसने मेरी लकीरों में मज़ीद इजाफा करते हुए कहा, रज़ा साहब ने जब आपके साथ मुझे बिहार जाने का हुक्म दिया था, मैं तभी समझ गया था कि मुझसे ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और रवानगी से एक रोज़ कबल उन्होंने साफ कह दिया था कि रकम का बंदोबस्त करके जाना। इसकी गुफ्तगू सुनकर मुझे एक बार फिर एहसास शिद्दत के साथ होने लगा था कि मैं सियासत की शतरंज का कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। तवील इंतज़ार करवाने के बाद जगजीवन जी तशरीफ़ लाए तो देर से आने की मौजूद किए बगैर बोले, अभी मैं रास्ते में सोच रहा था कि आपके साथ वाकई बड़ी ज़्यादती हो रही है। हम समझ रहे थे कि ये बात उन्होंने रास्ते में नहीं सोची, बल्कि ये सब कुछ इनकी समझ में बाबूलाल से मुलाकात के बाद आया होगा। उस हरामी को ज़रा फ़ोन तो मिलाओ। जगजीवन राम ने बाबूलाल से मुखातिब होते हुए कहा। मौसूफ अपनी गालियों के सिलसिले में खासी शोर रखते थे, लेकिन इस वक्त इनकी ज़ुबान किसी तक काबू में थी। जी, मैंने बात की थी और इसे आपके फ़ोन का इंतज़ार करने को कहा था। मिजाज आशना बाबूलाल ने इनकी जानिब तलबनिगार नज़रों से देखते हुए कहा, ठीक है, बात कराओ। जगजीवन राम जी ने इसकी कारकर्दगी पर तबसरा किए बगैर कहा, जब तक टेलीफोन मिलाया जाता रहा हमें उन्होंने इस तरह नज़रअंदाज किए रखा जैसे हम जिंदा वजूद नहीं बल्कि कमरे में रखा हुआ कोई बेजान शोपीस हों। इस दौरान में वो मुलाकात के लिए आए हुए मुख्तलिफ लोगों से मिलते और इन्हें अपने मखसूस लहजे में हिदायतें देते रहे। हाँ जी, बाबूलाल बोल रहा हूँ, जगजीवन राम साहिब का सेक्रेटरी। जी साहिब बात करेंगे। कमरे में बाबूलाल की चीख की गुफ्तगू करने की आवाज़ गूंजी तो उन्होंने अपने मसरूफियात को कुछ देर मुलतवी करते हुए बाबूलाल की जानिब मुतवज्जो हुए। हाँ जी, बात करें। बाबूलाल ने जगजीवन राम के हाथों में पूरे अदब के साथ रिसीवर देने से कबल आखिरी जुम्मा अदा करने से पहले कहा। जगजीवन राम के हाथ में फ़ोन आया तो बात करने का अंदाज भी तब्दील हो गया। क्यों भाई, ये क्या कमीनगी है? उन्होंने अपनी पाटदार आवाज़ में पहला फायर करते हुए कहा, अभी मैं कह रहा हूँ कि तू अब तक दस्तबरदार क्यों नहीं हुआ? उन्होंने दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद कहा, मुझे सब मालूम है कि तुझे अपनी मुहिम चलाने के लिए कौन पैसा दे रहा है, इसलिए बहाने मत बना। उन्होंने अब तो खुद को काफ़ी कंट्रोल में रखा था। कस्में खाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे एक एक बात का पता है। उन्होंने कतियत से कहा, अच्छा ये बात है, मैं अब कह रहा हूँ,
इसे गौर से सुना। उन्होंने काफ़ी देर तक दूसरी जानिब से फ़ोन सुनने के बाद कहा, मैं 22 तारीख को पहुंच रहा हूं, 22 फरवरी को। जगजीवन राम का फिक्रा सुनते ही मैंने बंसीलाल की तरफ देखा। इसने भी मेरी जानिब मायने नज़र से देखा और हम दोनों ने आंखों आंखों में इशारा करके रह गए। हाँ, 22 फरवरी को, लेकिन इससे पहले तुम दस्तबरदार हो जाओगे, वरना मैं जनता पार्टी वालों के जलसा में तुम्हारी दस्तबरदारी का ऐलान कर दूंगा। अपनी अपनी जगह हम दोनों बहुत खुश थे। बंसीलाल इसलिए कि इसकी रकम का सही मतलब सामने आ रहा था, और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेरी कामयाबी की राह के एक बड़े पत्थर को रास्ते से हटा रहे थे। अपने उम्मीदवार को वार्निंग देने के बाद वो कुछ देर दूसरी जानिब से कही जाने वाली बातों को खामोशी से सुनते रहे। तो तुमसे कहा किसने था कि इंतखाबी मुहिम शुरू कर दो और इस पर पैसे भी खर्च करने लगो। कुछ देर बाद उन्होंने इस जानिब से होने वाली गुफ्तगू सुनने के बाद कहा। वो शायद फिर कुछ देर कहने लगा, लेकिन इस बार जगजीवन राम जी इसकी बात दरमियान में ही काट दी। जो कुछ तुम मुझसे कह रहे हो जनता पार्टी के उम्मीदवार से कहना, वो ज़रूर तुम्हारा ख्याल कर लेंगे। वो अपनी गुफ्तगू को समेटने के मूड में थे। हाँ, मैं इनसे भी कह दूंगा, लेकिन तुम्हें बहरहाल इलेक्शन से दस्तबरदार होना है, क्योंकि मुझे डीसाई साहब ने फ़ोन करके कहा था कि आपका उम्मीदवार सिकंदर के मुकाबले मुहिम चला रहा है और मैं एक हारी हुई सीट की खातिर पूरे इंडिया का इत्तेहाद खतरे में नहीं डाल सकता। जगजीवन राम का ये फिक्रा मुकम्मल तौर पर झूठ था, लेकिन चूंकि वो हमारे हक में था इसलिए हमें अच्छा लगा। गुफ्तगू के इख्तिताम पर उन्होंने मेरी जानिब देखकर कहा, चले आपका ये मसला तो हल हो गया, अब ये सीट आपको जीत कर दिखानी है। ये बात उन्होंने किसी इस तरह कही थी जैसे उन्होंने लंगड़े की टांग ठीक कर दी हो और अब इससे रेस जीतने की फरमाइश कर रहे हों। लेकिन मैंने इसकी बात का जवाब दिए बगैर कहा, तो फिर 22 तारीख को जलसा में आपकी शिरकत को कन्फर्म समझूं। और वो मुस्कुरा दिए। ये तारीख तो मैंने इसे रखी थी कि तुमसे तो अभी कुछ तय भी नहीं हुआ। मेरे दिल में आया कि कह दूं कि 5 लाख रुपए लेने के बाद भी तय नहीं किया तो फिर कब करेंगे। लेकिन जाहिर है मैं ये बात एक ऑल इंडिया सतह के लीडर के सामने नहीं कह सकता था, खुसूसन इस वक्त जबकि मेरा दामन अब भी इनके हाथ में था। एक फ़ोन अगर दस्तबरदार होने के लिए किया जा सकता था तो दूसरे फ़ोन से उम्मीदवार को दोबारा सरगर्म भी किया जा सकता था। तारीख को तो मैं बाद में कन्फर्म कर दूंगा, लेकिन तुम इससे मामला पिटाने वाला सिलसिला कर लेना। अगर कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा मांगे तो देकर इसका मुंह बंद कर देना। इलेक्शन हो जाए तो बाद में इसे भी देख लेंगे। जगजीवन राम ने मुझे बहलाते हुए कहा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा का सौदा भी हमें 4 लाख में छोड़ा था। मसूद पहले दिन से ही इस बात पर डटे रहे कि वो अब तक अपने इंतखाबी मुहिम में 8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, जबकि शुआज़ ज़ैदी और बंसीलाल का कहना था कि छोटा जज साहब से 2 लाख रुपए वसूल करके इस रीजन ने वो मुश्किल 10,000 रुपये खर्च किए थे। लेकिन रजा साहब ने मामले को फौरी तौर पर हल करने पर जोर देते हुए इसे इस बात पर तैयार कर लिया था कि दोनों पार्टियां आधा नुकसान बर्दाश्त कर लें, और वो इस पर भी बड़ी रद्दो-कदा के साथ तैयार हुआ। ठीक है, अब आप कहते हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता, इसने आखिरी वक्त में भी अपनी टांग ऊपर रखते हुए कहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि एक ही झटके में 6 लाख रुपए कमाने के बावजूद वो आखिर तक इस तरह का बर्ताव करता रहा था जैसे हम सब इसके मुलाजिम हों, और इलेक्शन से दस्तबरदार होकर इसने हम सब पर एहसान अजीम किया हो।